हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी 105 जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये सब्जेक्ट उन बच्चों के लिए जो कि पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर रहे हैं। ठीक है, BAPSH जो आपका कोड है, तो ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जून 2022 वाले बच्चों का है और ये मैं इसलिए यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको इस बार कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस टाइप का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 8 सवाल पूछे जाएंगे। 8 में से कोई 5 सवाल आपको करने हैं और हर एक सवाल को आपको एटलीस्ट 400 वर्ड्स यानी 4 to 5 पेजेस पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 सेक्शन दिए जाएंगे और आपको जो हैं हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट 2 सवाल तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और फिर टोटल आपको 5 करने हैं। फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो किस सेक्शन में से आप करना चाहते हो। तो अगर हम सेक्शन 1 की बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका BPSC 105 है ये आपका इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जो पहला सवाल है इसका ये था कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे आपको बताना था कि जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रेलिवेंस है। ठीक है, सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस इसकी क्या है, ये आपका पहला ही चैप्टर होगा, पहला उसमें आपको इसके बारे में डिस्कस किया होगा, है ना, किया गया होगा। उसके बाद आपको बताना था एलोबरेट अपॉन द स्ट्रक्चर एंड गाइडिंग आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उनकी क्या आइडियोलॉजी है। ठीक है, और वो किस तरीके से काम करते हैं उस पर आपको लिखना था। फिर आपको बताना था डिस्क्राइब द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो फिर आपको बताना था जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उससे कैसे हम इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिससे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। फिर आपको एक सवाल दिया गया यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो है इन दो पे ये लिखना था, इन दो पे लिखना था। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको ये दोनों आते थे तो आप लिख सकते थे, और अगर आप ये अटैम्प्ट करते दोनों करते आपको 20 मार्क्स मिलते, अगर एक करते 10 ही मिलते। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इनपुट आउटपुट मॉडल क्या होता है और हिस्टोरिकल मेथड क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेक्शन 2 की बात करेंगे, यहाँ पे पूछा गया है आपको कंपेयर एंड एनालाइज ब्राज़ीलियन एंड नाइजेरियन फेडरलिज्म। अगर हम इधर आपको फेडरलिज्म के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको जो ब्राज़ील में जो ब्राज़ीलियन और नाइजीरिया जो नाइजेरियन जो फेडरलिज्म है वहाँ पे किस तरीके का फेडरलिज्म होता है वो बताना था और आपस में इनको कंपेयर करना था। ठीक है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट कंपेयरिंग। ठीक है, ये इसमें सिर्फ आप कंपेयर करते हो मोस्टली चीज़ों को और फिर देखते हो सबसे बेस्ट क्या है ना। तो ये है आपका। फिर आपको बताना था एक्सप्लेन हाउ फेडरलिज्म एक्ट्स एज अ सिग्निफिकेंट थीम फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। तो आपको यहाँ पे बताना था जो फेडरलिज्म है ये कैसे आपको जो ये कैसे एक एक्ट्स एज अ सिग्निफिकेंट थीम फॉर, ये कैसे मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस जो होता है उसमें कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम का रोल निभाती है। ठीक है, निभाता है, आई थिंक फेडरलिज्म निभाता है होता है तो ये ठीक है। उसके बाद आपको बताना था एक्सप्लेन द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे आपको बताना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे डीकोलोनाइजेशन होने लगा। ठीक है, डीकोलोनाइजेशन हो गया, जितनी भी कॉलोनीज अलग अलग कंट्रीज ब्रिटिशर्स जापान ने बनाई थी, कैसे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो उनको छोड़ने लगे। ठीक है, ये आपको बताना था। फिर वापस से आपको यहाँ पे सवाल दिया गया, यहाँ पे इन दो को आपको अटैम्प्ट करना था। ठीक है, दोनों के 10-10 मिलते हैं आपको। सबसे पहले जुडिशल रिव्यू क्या होता है, बहुत ही इजी, और उसके बाद ये जस्टिस के रिलेटेड है। ठीक है, और या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी आपका उसके रिलेटेड होता है ये। ठीक है, फिर आपको बताना था अनार्को सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये है। अब आप एक काम करोगे, ये आपके जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम करोगे, सारे सवाल आप देखो 8 सवाल, और देखो ये किन चैप्टर्स में से पूछे गए हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स को आप इस बार नहीं फोकस ज़्यादा करोगे, मतलब पढ़ोगे, मतलब अगर नहीं पढ़ा है फिर रहने दो, अगर पढ़ा है तो सिर्फ एक बार और उसको रिवाइज़ कर लो। और जो बाकी चैप्टर्स है जिनमें इन्होंने सवाल नहीं पूछे थे उन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये उस पर इस बार ज़्यादा मेनली क्वेश्चंस वहीं से आएंगे जो मेन वाले होंगे। फिर बाकी इधर से हो सकता है रिपीट ये जो 10-10 वाले हैं, बट जो मेन क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, ये जो बाकी चैप्टर जो पिछली बार इनको रह गए हैं ये वहाँ से इस बार पूछेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। और जो बाकी असाइनमेंट जो हैं आपके पिछले 2-3 साल के, आप देखो अगर आपको ऑनलाइन मिलते हैं तो उनको आप सॉल्व करो। ठीक है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो भी मैं अपलोड कर दूँगी अगर आप चाहते हो। ठीक है,
चलो आप ये पेपर अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट।